जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके कांस्टेबल के अगले एनालिसिस वीडियो में। यहाँ से आपकी आने वाली शिफ्टों में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ आज के आए हुए प्रश्न डिस्कस नहीं करते हैं। उससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम पॉइंट्स आपको करवाते हैं, एक क्वेश्चन में पूरा ऑपरेशन करके रख देते हैं। तो पूरा वीडियो आपको धैर्य के साथ देखना है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, याद रखिएगा। आज प्रश्न पूछा गया, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी और इसका निर्माण कार्य 1924 में पूरा हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसके मुख्य तथ्य और देख लेते हैं। तो जो ब्रिटिश राजा जो था जॉर्ज पंचम और उसकी रानी मैरी के भारत आगमन की स्मृति में यह बनवाया गया था, ठीक है। और यह मुंबई महाराष्ट्र के अपोलो बंदर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, बंदरगाह क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी याद रखना। और इसकी वास्तुकला कैसी है? तो इंडो सैनिक है, याद रखिए ना, इसकी वास्तुशैली है। अब एग्जाम पॉइंट्स के क्वेश्चन देखते हैं। जो ऊपर वाले थे वो तो आएंगे आएंगे, ये वाला क्वेश्चन तो आपका नहीं आने वाला ना। अब गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना तो कब पूर्ण हुआ था ये आ सकता है, उसकी जो है शैली आ सकती है, क्यों स्थापित किया गया ये आ सकता है। अब क्वेश्चन ये आएंगे आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट्स के, जो मैं तो करवाता हूँ। ताजमहल कहाँ पर है? पहली बात तो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था और इसे प्यार का प्रतीक भी कहते हैं। निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था, याद रखना, कई बार पूछा गया है। और पूरा करने में, इसे बनाने में लगभग 22 वर्ष लगे थे, याद रखना। और इसकी मुख्य वास्तुकला शैली मुगल है और इसमें फारसी, भारतीय और इस्लामिक शैलियों का समन्वय है। याद रख लेना भाई इतना, ठीक है। इसके अलावा यह पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जिसमें कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से पिचकारी मतलब पियत्रा द्यूरा टेक्निक का यूज़ किया गया है। बहुत बार पूछता है कि इसकी टेक्निक का नाम क्या है? पियत्रा द्यूरा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक, भारत में कितने हैं अभी विश्व यूनेस्को के साइट्स? कितने हैं? 44 है, याद रखना। जो मराठा सैन्य प्रशासन है वो 44वां है। 43वां कौन सा है? 43वां मोईदम है, जो कि असम में है, याद रखना। और मराठा जो सैन्य प्रशासन है वो तमिलनाडु और महाराष्ट्र का है, शामिल किया गया, ठीक। यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक। अगला देखिए, लाल किला। लाल किला पूछ सकता है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली, उस समय पर शाहजहानाबाद, स्थानांतरित किया था, ठीक है। और इसका निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में कंप्लीट हो गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके कारण इसका नाम लाल किला पड़ा है, ठीक। इसके वास्तुकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल के डिजाइन को भी बनाया था। तो याद रखना, ताजमहल के भी डिजाइन करता यही है, उस्ताद अहमद लाहौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक, याद रखना। और हर साल स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त पर भारत के प्रधानमंत्री यहीं पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। कुतुब मीनार के बारे में बात करते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में है। यह विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? बहुत बार पूछता है, 72.5 मीटर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन यह केवल आधार ही बनवा सके थे। इस मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी अंतिम 2 मंजिलों की मरम्मत व निर्माण करवाया था। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि स्टार्ट किसने करवाया? स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, फिर इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया और इसकी अंतिम की 2 मंजिलों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक और कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला कहा जाता है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाया था, याद रखना। और इसे बहुत दान देने वाला भी इसको कहा जाता है, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहते हैं, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसीलिए इसने जो स्थापना की थी तो गुलाम वंश की थी 1206 में। और जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, याद रखना। और इससे राजधानी लाहौर से दिल्ली में स्थानांतरित कर ली थी। और इसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 में शासिका बनी और पहली मुस्लिम शासिका के रूप में स्थापित हुई थी। 1236 से 1240 तक इल्तुतमिश ही की बेटी ही थी वो, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और यह भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। अब आप मुझे बताओ जो है इसको कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुतुब मीनार को शामिल किया गया था? तो इसको भी बताना आपको, ठीक है। सांची के स्तूप देखो, मध्य प्रदेश। इनकी स्थापना मूल रूप से सम्राट अशोक मौर्य वंश ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाई थी, याद रखना। और यह भारत में सबसे पुराने और सबसे अच्छे तरह से संरक्षित बौद्ध स्मारकों में से एक है। सबसे प्रमुख महान संरचना इसकी महान स्तूपा, ग्रेट स्तूपा है, जिसका शीर्ष गुंबद नुमा होता है। ये कई बार पूछा गया, इसका शीर्ष कैसा होता है? गुंबद नुमा। और यह भगवान बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है, याद रख लेना मेरे भाई। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है? रायसेन में है, याद रखना, सांची का स्तूप। और
पहली सोलर सिटी भी मध्य प्रदेश की सांची है, ये भी याद रखना। और अभी हाल ही में यहाँ पर एक पार्क भी बनाया जा रहा है, मैंने करंट अफेयर में करवाया था, बताइए आप। स्तूप के चारों ओर बने अलंकृत दीवार जो होते हैं, तो उस पर जातक कथाएं, जो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां होती हैं, जातक कथाएं और अशोक के जीवन की घटनाओं का चित्रण है, याद रखना। और यह भी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और सांची को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वैसे एमपी से 3 यूनेस्को की साइट्स हैं। पहला है 1986 में शामिल किया गया था खजुराहो के मंदिर मंदिर और खजुराहो के मंदिर कैसी शैली में है? पंचायतन शैली में है और चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें मेन मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, जिसे विद्याधर ने बनवाया था। दूसरे हैं यही सांची के स्तूप, जिनको 1989 में 1989 में जो है शामिल किया गया था, याद रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। और तीसरा है भीम बैठका का चित्रण भी जो है 2003 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और यह भी आपके रायसेन में है। सांची भी रायसेन में है, लेकिन जो खजुराहो के मंदिर है वो छतरपुर में पड़ जाते हैं, तो याद रखना। ठीक है। अब हम्पी कर्नाटक देख लो। हम्पी विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी की राजधानी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जिसे अब खंडहर का रूप जो है दे दिया गया है, हो गया है खंडहर। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और यह मुख्य रूप से किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और यहाँ के खंडहरों को सामूहिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ की वास्तुकला में द्रविड़ शैली का प्रभाव है, जिसमें विट्ठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख होते हैं, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है। विट्ठल मंदिर में प्रसिद्ध जो है पत्थर का रथ है, स्टोन स्टोन का रथ बना हुआ है, जो हम्पी का प्रतीक है। और यह स्थल उस समय भारत के सबसे धनी और सबसे बड़े शहरों में से एक था। और आज दूसरा प्रश्न प्रथम विश्व कप से रिलेटेड पूछा गया था। तो पहले पुरुष विश्व कप का आयोजन 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, और इसे वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराकर पहला विश्व कप क्रिकेट जो है जीता था। और उस समय ये 60-60 ओवर का हुआ करता था। और उस समय इसे प्रूडेंशियल कप के नाम से इसे जाना जाता था। अपने नाम जो है इसको कर लिया था, तो याद रखना। और उस समय वर्ल्ड कप को किस नाम से जाना जाता था? प्रूडेंशियल कप। कई बार पूछा गया है। एग्जाम पॉइंट्स देखिए, सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार पुरुष जो है आईसीसी का ओडीआई विश्व कप जीता है। विश्व कप का जनक कौन है? महिला विश्व कप की शुरुआत 1993 में हुई थी, जबकि पुरुष विश्व कप का जो है शुरुआत 1975 में हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, महिलाओं का पहले शुरू हो गया था, याद रखना। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो सचिन तेंदुलकर के पास है, याद रखना। सचिन तेंदुलकर विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन 2278 बनाने का रिकॉर्ड है इनके पास। ओवरऑल भी सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के पास ही है। सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड विश्व कप के इतिहास में 71 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं ग्लेन मैकग्रा, याद रखिएगा। और पहला 50 ओवर का विश्व कप ओवरों की संख्या घटाकर 50 करने बाद विश्व कप पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। भारत और पाकिस्तान में यह आयोजित किया गया था। और पहले 60-60 ओवर का होता था, फिर 50-50 ओवर का विश्व कप कर दिया गया। और पहला खिताब भारत ने कब जीता था? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। और पहला फाइनल प्रतिद्वंदी 1983 में फाइनल में भारत ने तब की अजय टीम वेस्ट इंडीज को हराया था, तो ये भी याद रखना। और दूसरा ओडीआई खिताब जीता था 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, और उसमें श्रीलंका को हराया था, याद रखना। और फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया था। इसके अलावा भारत पहला टी20 विश्व कप भी जीत चुका है, भारत, याद रखना, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। इसके अलावा एक और टी20 वर्ल्ड कप क्या भारत जीता है? किसकी कप्तानी में जीता है? और चैंपियंस ट्रॉफी भारत किसकी कप्तानी में जीता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज तवा जलाशय की क्षमता पूछी गई थी, तवा जलाशय की क्षमता पूछी गई थी। तो मैं आपको पिछले जो वीडियो है और पिछले पीडीएफ में मैंने पूरे जितने भी जलाशय हैं उनकी क्षमता करवाई हुई थी, मैं आपको फिर से करवा देता हूं उसी पीडीएफ से, ठीक है, जो मैंने पिछला एनालिसिस करवाया था, जिससे आपको पता चलेगा कि पिछले एनालिसिस कैसे थे मेरे। देखिए, पहले नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर से होता है। ये पूरा ओवरऑल लेंथ 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। और इस पर इंदिरा सागर परियोजना है खंडवा पर, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। चंबल नदी जानापाव के पहाड़ी महू से निकलती है, 965 मीटर किलोमीटर इसकी लेंथ है। मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर है। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सब जो है इसमें बांध बने हुए हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। 784 ओवरऑल लेंथ है। 509 मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना शहडोल में है। इसमें एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। 2 हिस्सा एमपी को, एक एक हिस्सा यूपी और बिहार को जाता है। ताप्ती नदी परियोजना मुल्ताई बैतूल में है। ओवरऑल लेंथ 724 है। मध्य प्रदेश में 279 है।
और इसमें पारस जो बांध है बैतूल में और काकरापारा बांध जो है गुजरात में है। इसके अलावा बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी कुमारागांव रायसेन से निकलती, 590 ओवरऑल लेंथ, 380 मध्य प्रदेश में। इसमें राजघाट बांध है एमपी और यूपी की सीमा पर, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसको कहते हैं। इसके अलावा केन नदी की बात करते हैं, विंध्याचल पर्वत कटनी के रीठी तहसील से निकलती है केन नदी, ओवरऑल लेंथ 427 है, एमपी में 292 किलोमीटर। केन बेतवा लिंक परियोजना का हिस्सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है, याद रखना। माही नदी को देख लो, सरदारपुर धार मिंडा ग्राम से निकलती है, 583 ओवरऑल लेंथ है, 158 मध्य प्रदेश में है। माही परियोजना यहीं इसी पर है और इस पर कदाना डैम भी बना हुआ है। इसके अलावा बजाज सागर डैम भी बना हुआ है माही नदी पर, याद रखना। और माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। अब देखिए, गांधी सागर डैम मंदसौर मध्य प्रदेश में 115 मेगावाट क्षमता है और 23 मेगावाट की 5 यूनिट है। राणा प्रताप सागर रावत भाटा राजस्थान में है, ये चंबल की बता रहा हूँ मैं आपको, चंबल में है ये दोनों के दोनों। 172 मेगावाट है, 43 मेगावाट की 4 यूनिट। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है, 99 मेगावाट क्षमता है, 33 मेगावाट की 3 यूनिट है। कुल क्षमता चंबल नदी घाटी परियोजना की 386 मेगावाट है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा बात करते हैं इंदिरा सागर डैम जो नर्मदा नदी पर है, खंडवा नर्मदा नगर में है, याद रखना। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है, 125 मेगावाट की 8 इकाइयाँ लगी हुई हैं और विद्युत उत्पादन और सिंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलाशय है, याद रखना। इसके अलावा ओमकारेश्वर डैम भी आपको नर्मदा में मिलेगा, खंडवा मंधाता द्वीप पर है ये, 520 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो है 65 मेगावाट की इसमें 8 इकाइयाँ लगी हुई हैं और इंदिरा सागर बांध के अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में है और ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा जा चुका है, याद रखना। महेश्वर डैम जो है नर्मदा नदी पर ही है, खरगोन महेश्वर के पास है, 400 मेगावाट इसकी क्षमता है और यह निजीकरण के तहत एक परियोजना थी जिसका कार्य कई विवादों के कारण वर्तमान में ठप पड़ा हुआ है। रानी अवंतीबाई सागर जो है बांध बरगी डैम नर्मदा नदी पर है, जबलपुर बरगी में है, 105 मेगावाट इसकी क्षमता है, याद रखना। और इसके अलावा बहुत सारे मैंने एक और क्वेश्चन करवाए थे, तो आप जो है पिछला एनालिसिस का वीडियो देख लेना है आपको। इसके अलावा एक ये प्रश्न भी याद रखना है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट ओमकारेश्वर बांध के जलाशय पर विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है, लगभग 600 मेगावाट इसका जो है क्षमता है, तो ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। अब वापस अपने जो है पुराने वीडियो में अपन चलते हैं। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, देखो ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो मैंने अभी आपको कम कराया, दिल्ली सल्तनत के बारे में कल मैंने पूरा का पूरा जो है एग्जाम पॉइंट्स में कवर करवाया था। जो वीडियो ये नहीं देख रहा है ना, वो बहुत घाटे में है, याद रखना। आगे बढ़े। आगे प्रश्न पूछा गया था, जो बोली उत्तरी मध्य प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इस पर क्वेश्चन था। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बुंदेली की बात करते हैं तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश में शायद यही क्वेश्चन आ जाया था। बुंदेलखंड क्षेत्र सागर दमोह छतरपुर टीकमगढ़ की सबसे व्यापक बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह के अंतर्गत ये आती है। बघेली की बात करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश रीवा सतना सीधी शहडोल में बोली जाती है और इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो ये भी याद रखना। इसके अलावा मालवी की बात करते हैं तो यह बोली पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र इंदौर उज्जैन देवास में प्रचलित है और राजस्थानी भाषा से अत्यधिक प्रभावित है। निमाड़ी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश दक्षिण पश्चिम जिले निमाड़ खंडवा खरगोन बड़वानी वगैरह हो गया तो बोली जाती है और इसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भीली कोरकू गोंडी, भीली कोरकू और गोंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय बोली हैं। कोरकू का संबंध ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से है, तो यह भी याद रखना है। इसके अलावा जिंदो माटी नाम की बोली उत्तरी जिलों में बोली जाती है। अगला आज प्रश्न बना है, ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश में तापांतर से संबंधित प्रश्न बना है, तो मैं आपको बहुत सारे फैक्ट करवा देता हूँ। सर्वाधिक तापांतर क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापांतर, तापांतर का मतलब होता है दिन और रात के तापमान में कितना अंतर है, उत्तरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में दर्ज किया जाता है, याद रखना। और सबसे गर्म महीना मध्य प्रदेश में सामान्यतः मई का महीना होता है सबसे गर्म, जब तापमान उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। और सबसे गर्म स्थान विगत वर्षों में गंज बासौदा विदिशा का सबसे गर्म स्थान है। इसके बाद जो है खजुराहो का नौगांव छतरपुर ने सर्वाधिक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। वैसे गंज बासौदा का रिकॉर्ड भी जो है खजुराहो ने तोड़ दिया है, याद रखना। खजुराहो के नौगांव ने, खजुराहो ने तोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना, गंज बासौदा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और सम जलवायु क्षेत्र मालवा का पठार अपने सम जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, जहां ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है और चीनी यात्री फहियान ने इसे आदर्श जलवायु भी बताया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जलवायु का मुख्य कारक मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखना। इसके अलावा पुराना ही पैटर्न फॉलो किया गया, ब्लड रिलेशन प्रिज्म डायरेक्शन मानसिक अभिरुचि कल जैसा ही पैटर्न था इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है मेंसुरेशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओ।
मध्य प्रदेश में उत्सवों से संबंधित प्रश्न था। एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव, बहुत बार पुराना वीडियो देखो आप, पुराना एनालिसिस मेरा देखो 1-2 तारीख का, जो 30 तारीख का करवाया मैंने, फिर 1 तारीख का करवाया, 1 तारीख को तो था नहीं, 2 तारीख का करवाया, आज का करवा रहा हूँ। जैसे 1 तारीख को था ना एग्जाम, शायद 31 तारीख को नहीं था। तो पुराने मेरे एनालिसिस के 2-4 वीडियो हैं, उनको देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। ये सब मैं करवा चुका हूँ, कालिदास समारोह के बारे में, लोक रंग, मालवा उत्सव, ये सब के बारे में। और इसी का अगर पीडीएफ भी चाहिए ना आपको, तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, ठीक है। जैसे तानसेन समारोह 1924 से शुरू हुआ, ग्वालियर के बेहट गांव में आयोजित किया जाता है। ये 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर खजुराहो में आयोजित किया जाता है। लोक रंग जो है आपको भोपाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। मालवा उत्सव मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में आयोजित किया जाता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा बार करवा चुका हूँ। संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड प्रश्न था, तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित मैं आपको कुछ तथ्य करा देता हूँ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, याद रखना। इसको बुलाता कौन है? तो बुलाते इसको राष्ट्रपति हैं। किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध जब उत्पन्न हो जाता है तो बुलाते हैं। अध्यक्षता इसकी करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। बहुत बार पूछते हैं ये, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में ओम बिरला है, ठीक है। और उन उसके उसकी जो अगर लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है। इसके अलावा साधारण बहुमत, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है, जिसका अर्थ होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अधिवेशन अपवाद, धन विधेयक जो मनी बिल होता है और संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसके लिए संयुक्त संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ये दोनों को याद रख लेना, डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। अब वर्ष 2012 में महत्वपूर्ण किताब के ऊपर प्रश्न बना था। ये आपको एग्जाम पॉइंट्स है मैं आपको 2000 से 2025 के बीच में महत्वपूर्ण किताबें जो चर्चा में थी तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। देखो, द वाइट टाइगर अरविंद अडीगा ने लिखी थी, मैन बुकर पुरस्कार मिला था। द ऑडेसिटी ऑफ होप 2006 में बराक ओबामा ने लिखी थी, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत ने लिखी थी, ठीक है। बहुत जो है फेमस किताब है, ठीक। इसके अलावा जो है स्पेनिश अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ स्पेन्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जो है ह्यूमन काइंड, ये युवल नोआ हरारी ने लिखी थी। विश्व भर में अत्यधिक चर्चित नॉन फिक्शन ये किताब थी। अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम ने लिखी थी, सुपर मॉम कहते हैं इन्हें, ठीक है। प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर ने लिखी थी, भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, आप कौन नहीं जानता इनको। इसके अलावा द थर्ड पिलर ये रघुराम राजन ने लिखी थी, भाई आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। इसके अलावा आई डू वाट आई डू भी रघुराम राजन ने ही लिखी थी। इसके अलावा एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी ने 2018 में लिखी थी, जो है छात्रों को समर्पित किताब थी। और द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय ने लिखी थी, मैन बुकर विजेता दूसरी बड़ी चर्चित पुस्तक थी इनकी। इसके अलावा द डा विंसी कोड द डा विंसी कोड लिखा था ब्रैंड ब्राउन ने, बहुत ही जो फेमस किताब थी उस टाइम की। प्लेइंग इट माई वे 2014 में सचिन तेंदुलकर की जो है आत्मकथा है ये। टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि जो है 2022 में गीतांजलि श्री ने लिखा था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी का उपन्यास था। तो ये सारे याद रख लेना, आने वाली शिफ्टों में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा यहाँ से प्रश्न, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं पूछा गया, और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 है। लोकसभा की सीटें जो है मध्य प्रदेश में 29 है, याद रखना। राज्यसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 11 हैं। और भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। जबकि पहली महिला वित्त मंत्री अगर पूछता तो वो इंदिरा गांधी हो जाती, क्योंकि कुछ समय के लिए इन्होंने वित्त मंत्री का पदभार भी संभाला हुआ था। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी को। वर्तमान मध्य प्रदेश राज्यपाल का नाम जो है परीक्षा के समय आपको याद करना है, और इनका नाम है मंगू भाई छकन भाई पटेल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और 101वां संविधान संशोधन याद रखिएगा जीएसटी से संबंधित था। और संसद सत्र एक वर्ष में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है, तो ये भी याद रखना। खजुराहो नृत्य समारोह से क्वेश्चन बना था, पिछला एनालिसिस वीडियो देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। तभी बनेंगे ऐसे क्वेश्चन, अब बार बार नहीं करवाऊंगा, नए क्वेश्चन मिलेंगे वो करवाऊंगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम कार्यक्रम का प्रारंभ, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में नीति आयोग द्वारा की गई। आज पूछा गया था इससे क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ इसको। मुख्य उद्देश्य इसका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में पिछड़े जिलों का तेजी और प्रभावी ढंग से जो है परिवर्तन करना, विकास करना। मध्य प्रदेश के जिले इसमें कौन से? 8 जिले हैं आकांक्षी कार्यक्रम में, याद रखना।
और ये जिले कौन कौन से थे? 8 जिले शामिल थे। तो दमोह, खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, गुना, सिंगरौली और राजगढ़ आकांक्षी जिला प्रोग्राम में शामिल थे। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा नीति आयोग की रैंकिंग आकांक्षी जिलों की प्रगति की निगरानी के लिए डेल्टा रैंकिंग निकालता है, याद रखना। और फोकस क्षेत्र है इसका। कार्यक्रम मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर केंद्रित रहेगा, याद रखना है ना। और दमोह का प्रदर्शन कैसा था? मध्य प्रदेश जिले में दमोह ने समग्र डेल्टा रैंकिंग में कई बार शीर्ष प्रदर्शन हासिल किया है। दमोह इसमें आगे रहता है, याद रखना। और प्रशासक की भूमिका, तो प्रत्येक आकांक्षी जिले में कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी, सेंट्रल जो प्रभारी अधिकारी ऑफिसर नियुक्त होता है इसमें। और योजना का प्रेरणा जो है, यह कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित है। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन सकता है। और निगरानी इकाई आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? एक तो नोडल एजेंसी नीति आयोग, याद रखना। इसका जो है सिद्धांत सबका साथ सबका विकास है, याद रखना। और इसके अलावा इसमें कौन सी रैंकिंग दी जाती है? तो डेल्टा रैंकिंग दी जाती है। और इसमें जो है फोकस क्षेत्र, याद रखना, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कितने जिले? 8। कौन कौन से? दमोह, खंडवा, बड़वानी, विदिशा, छतरपुर, गुना, सिंगरौली, राजगढ़। और इसमें दमोह जो है डेल्टा रैंकिंग में हमेशा से टॉप करता आ रहा है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? याद रख लेना, 2018 से हुई थी। तो बहुत शानदार ये प्रश्न आपको बन जाता है। और मैंने एक एक फैक्ट आपको कवर करवा दिया। अब मंगल ग्रह, आज प्रश्न बताया जा रहा है लड़कों के द्वारा कि मंगल ग्रह दिन में गुलाबी क्यों दिखता है? इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो देखो, मंगल ग्रह दिन में गुलाबी गुलाबी नहीं दिखता है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा होगा। बल्कि ये लाल या नारंगी नारंगी लाल टाइप का दिखता है, ठीक है, रेडिश ऑरेंज दिखता है। और यह रंग उसकी मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण ये होता है, ठीक। देखो, जिसे सामान्यतः जंग या रस्ट कहते हैं ये, ठीक है। और धूल के कारण वातावरण कुछ हद तक गुलाबी लाल आभा दे सकता है। तो धूल के कारण अगर गुलाबी वो दिख भी रहा होगा ना, अगर क्वेश्चन रहा भी होगा, तो वो धूल के कारण थोड़ा सा गुलाबी जो है दिख सकता है। एग्जाम पॉइंट देखो, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? वीनस। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वीनस है। वीनस मतलब शुक्र। यहाँ पर घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये बुध से भी अधिक है यहाँ पर, इसलिए बहुत गर्म रहता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको। और इसके अलावा याद रखना, इसको भोर का तारा जो है, शाम का तारा भी कहते हैं। गर्म रहता है, चमकता रहता है ना ये। इसके अलावा सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का ओलंपस ओलंपस मॉन्स है और मंगल ग्रह पर है, याद रखना। फोबोस और डीमोस नाम के दो उपग्रह जो हैं मंगल के पास है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है आपको। सबसे छोटा दिन बृहस्पति का होता है, जुपिटर का। अपने अक्ष में केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसका दिन सबसे छोटा होता है। विलंबित सूर्योदय क्या होता है? शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण वहाँ सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इसे विलंबित सूर्योदय कहा जाता है, ठीक है। शुक्र में होता है। ऐसा पूछेगा कि विलंबित सूर्योदय कहाँ होता है? शुक्र में। इसके अलावा एक और ग्रह में होता है, कमेंट में बताओ। प्लूटो की स्थिति, प्लूटो को वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना। नोबल और बुकर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखे गए, तो मैं आपको पूरा करवाता हूँ। देखो, नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की जो है वसीयत के अनुसार इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। बुकर की शुरुआत, बुकर जो है साहित्य की शुरुआत जो है 1969 में हुई थी। पुरस्कारों की संख्या, नोबल नोबल पुरस्कार 6 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं, मूल 5 और एक अर्थशास्त्र। इसे आगे देखते हैं, चलो। अर्थशास्त्र का पुरस्कार, नोबल का पुरस्कार, आधिकारिक नाम इसका 1969 में शुरू किया गया था। ये अल्फ्रेड नोबल की मूल वसीयत में ये शामिल नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया 1969 में। सबसे युवा विजेता इसके कौन से हैं? तो मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार 2014 में शांति के लिए मिला था। और इनको जो है कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो है हो जाता है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार हुआ था, मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को मिला था। लेकिन सबसे ज़्यादा यंग थी मलाला यूसुफजई। और इनके ऊपर एक किताब भी बनी है, गुल मकई नाम की किताब इनके ऊपर बन चुकी है। जबकि जो है मूवी बन चुकी है, सॉरी, याद रखिएगा, गुल मकई नाम की। जबकि कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है मिला हुआ था नोबेल शांति पीस प्राइज। इसके अलावा दिया सलाई नाम की किताब कैलाश सत्यार्थी ने ही लिखी है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है। तो विदिशा से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। और उनका आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। और उनकी किताब का नाम है दिया सलाई। सारे क्वेश्चन याद रखना। मरणोपरांत का नियम 1974 में नोबेल फाउंडेशन ने बना दिया कि मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। और ये साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशिया के व्यक्ति थे। 1913 में साहित्य के लिए मिला था, जो है गीतांजलि के लिए मिला था इनको। और बुकर के लिए पात्रता क्या है? बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके आयरलैंड के प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है।
प्रथम भारतीय मूल बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? बीएस नायपॉल। 1971 में उनकी पुस्तक का नाम था एन एरा ऑफ स्टेट, याद रखना इसके लिए मिला था। आगे चिप्टों में पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है किसी भी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद यूके या आयरलैंड की भाषा में हुआ हो, तो ये भी याद रखना, ठीक है। आपके आज के एनालिसिस खत्म हो गए हैं। आज साइंस के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा मिले नहीं तो मैंने करवाए नहीं, ठीक। इसके अलावा अगर मिलेंगे तो मैं करवा दूंगा आपको, कल करवा दूंगा। आज के क्वेश्चन में कल भी करवा देता हूँ, है ना, तो कल करवा दूंगा। आज जो इतने क्वेश्चन से आप काम चलाओ। और बहुत ही शानदार एनालिसिस था ये, अगर आपको लगा ही होगा। इससे अच्छा एनालिसिस पूरे के पूरे यूट्यूब में कोई नहीं करा रहा, मैं लिख के दे दे रहा हूँ यार। सब टाइम पास करा रहे हैं, लोगों के मुंह में माइक ठूस दे रहे हैं, ऐसा काम मेरे से नहीं होता है ना। तो ये जो है आपको बेस्ट एनालिसिस से बेस्ट चीज़ है, आपको यहीं से मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सपोर्ट दिखाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है इसको, ठीक है। और ये फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट नहीं है, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप देखो इसको, शेयर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और अगर साइंस में दिक्कत आ रही है तो मैराथन वीडियो इसमें डाला हुआ है साइंस का, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस करे हुए हैं, वो आप देख के जाओ, एग्जाम में आपको अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। तो चलिए इसी संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टडी विद संजू SDL यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, बस 5 मिनट इस कांस्टेबल के एनालिसिस वीडियो को दे देना। आप इतना शानदार एनालिसिस अभी तक कभी भी किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। सब टाइम पास कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ असली एनालिसिस किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें पहली शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वो बच गए थे। आपने अभी तक जो मेरी एनालिसिस के वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एनालिसिस किसे कहते हैं मैं आज आपको बताऊँगा, और इससे पहले भी आप देखिए उन वीडियोज़ को कि एनालिसिस किसे कहते हैं। पूरे क्वेश्चन का जो है पोस्टमार्टम कर देते हैं, कोर्स बेचने वाला कोई सीन सान नहीं रहता है यहाँ पे, ठीक है। देखो आज क्वेश्चन पूछा गया आपसे, धमोनी उर्स कहाँ पर रहता है। पहली शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन है इसमें जो छूट गए थे, और सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है, ठीक। तो धमोनी उर्स सागर में लगता है, याद रखना। बाबा मस्तान अली शाह की मजार पर लगता है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है सॉरी, एग्जाम पॉइंट्स के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। अब ये क्वेश्चन तो आपसे आने नहीं वाला है, तो अब क्वेश्चन आपसे ये आएंगे जो मैं एग्जाम पॉइंट्स में डिस्कस करता हूँ। तो सिंहस्थ कुंभ मेला से सुन लीजिए। यह मेला उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर हर 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। अब 2028 में लगेगा, ठीक है। इससे पहले 2016 में लग चुका है, जो भारत में 4 कुंभ मेलों में से एक है। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले एनालिसिस में कि कहाँ कहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं, तो उनको आप याद करिए और बताइए। खजुराहो नृत्य समारोह कल पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। यह उत्सव छतरपुर जिले के खजुराहो में लगता है, 7 दिवसीय होता है, याद रखना। और जहां देश विदेश के कलाकार भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में लगता है, याद रखना। और 250 वर्षों का पुराना मेला है, पीर बुधान नामक संत की मजार पर लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवपुरी को मध्य प्रदेश की गर्दन कहते हैं, शिवपुरी को क्या कहते हैं, और इस शिवपुरी को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क आपको शिवपुरी में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सांख्य सागर झील है जो कि रामसर साइट है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। सबसे पहले रामसर साइट 2002 में भोजताल को बनाया गया था। इसके अलावा जो है शिवपुरी में कौन सा हो गया, सांख्य सागर लेक हो गया। और सांख्य सागर जो लेक है ना, जो रामसर साइट है, उसमें मनिहार नदी का पानी जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, वहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन भी है। इसके अलावा और रामसर साइट की बात करते हैं तो सिरपुर तालाब भी इंदौर में है, एक रामसर साइट है। इसके अलावा जो है एक और है इंदौर में, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा तवा जलाशय अभी लेटेस्ट वाला रामसर साइट है, जो मुझे भूल रहा है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है तेजा जी का मेला कहाँ लगता है। गुना में लगता है, भमावत गांव में लगता है। गांव भी याद रखना मेरे भाई। तेजा जी, मुझे कई गुना तेज भागना है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो संत तेजा जी की याद में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर सांप के जहर उतारने की शक्ति थी इनमें, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है, याद रखिएगा। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तानसेन जो है समारोह 1924 से आयोजित किया जा रहा है, और 2024 में इसका 100वां संस्करण था, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। रानी जो है लक्ष्मीबाई की समाधि भी फूलबाग ग्वालियर में ही स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। ड्रोन मेले का आयोजन भी ग्वालियर में किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय भी आपको कहाँ पर मिलेगा, ग्वालियर में ही देखने के लिए मिल जाएगा।
ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रख लेना भाई क्वेश्चन। ठीक है, और जीरो की खोज कहाँ पर हुई थी, तो वहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छा बताइए, आपके आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि जीरो की खोज के प्रमाण मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। मैं अपने जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुका हूँ ये। ठीक है, आज आपसे प्रश्न पूछा गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में, ये तो बताऊंगा ही, इसके बाद आपको और भी बहुत सारी योजनाएं मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, देखो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो ठेला वेला लगाते हैं, इनको अपना काम फिर से शुरू करने के लिए 10,000 तक का सस्ता कार्यशील पूंजी ऋण, जिन्हें कहा जाता है वर्किंग कैपिटल लोन, प्रदान किया जाना, जिससे उनकी जो है रोजी रोटी वापस पटरी पर आ सके। ठीक, अब एग्जाम पॉइंट देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका उद्देश्य क्या था? देश के हर नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। योजना आयुष्मान भारत योजना, तो गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण और गरीब परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना और धुआं रहित रसोई उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। इसके अलावा अटल पेंशन योजना, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित न्यूनतम पेंशन 1,000 से 5,000 रुपए तक प्रति माह की गारंटी देना। ठीक, इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, देश को खुले में शौच मुक्त मतलब ओडीएफ बनाना और नगर पालिकाओं में वैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, इसके अलावा डिजिटल प्रोत्साहन, तो यह योजना वेंडर्स को डिजिटल भुगतान अपनाने पर प्रोत्साहन के लिए जो है प्रोत्साहन देती है। ठीक है, और स्टैंड अप इंडिया योजना, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, एससी और एसटी और महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। और एक है मुद्रा योजना। ठीक है, इस उद्देश्य का इसका उद्देश्य था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो एमएसएमई है को शिशु 50,000 तक का लोन, किशोर में 5 लाख तक का लोन, तरुण में 10 लाख तक का लोन, और एक और श्रेणी इसमें जुड़ गई है, याद रखना, तरुण प्लस। तरुण प्लस भी जुड़ गई है, तरुण प्लस में 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। मुद्रा की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आज पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई मानव शरीर का पीएच मान उतना ही होता है जितना मानव रक्त का होता है। यही प्रश्न आया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है और थोड़ा क्षारीय होता है, याद रखना। वैसे एग्जैक्ट पूछोगे तो 7.4 होता है। पीएच की वैल्यू क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच यहाँ पर अगर 7 है तो 7 में उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो अपना प्रकृति कैसा हो गया? मानव रक्त का क्षारीय हो जाता है ना। इसके बाद और भी अपन एग्जाम पॉइंट के क्वेश्चन अगर कवर करें, तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए, यदि मानव रक्त के पीएच मान में 0.2 की कमी हो जाती है तो क्या स्थिति खतरनाक हो जाएगी? बिल्कुल, बहुत खतरनाक हो जाएगी। पीएच का मान 7 तक गिरने पर यह अम्ल रक्तता मतलब एसिडोसिस की गंभीर और जानलेवा स्थिति हो सकती है। याद रखना बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अगला अगर पूछ लिया जाए, मानव शरीर में लार जो सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 के बीच में। भोजन से हल्का अम्लीय भोजन के बाद क्षारीय हो जाता है। ठीक है, हो सकता है। और इसके बाद लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, याद रखना। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि मानव अमाशय रस जो गैस्ट्रिक जूस है, इसका पीएच मान कितना होता है, तो 1.5 से 3.5 के बीच। यह अत्यधिक अम्लीय होता है, मुख्य रूप से एचसीएल के कारण, क्योंकि स्टमक में जो है हमारा एचसीएल ही होता है जो खाना पचाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। दूध जो मिल्क होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? सामान्यतः 6.5 से 6.7 के बीच, हल्का अम्लीय होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको फंसाने के लिए आ सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाए, यदि मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो मिट्टी की प्रकृति क्या कहलाती है, तो अम्लीय हो जाती है। और ऐसी मिट्टी में फसल उगाने के लिए इसे चूना मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो याद रखना, अगर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय हो जाती है तो उसमें चूना मिलाकर उसको जो है उदासीन किया जाता है। तो ये भी याद रखना। और पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14 होती है, जहाँ 7 से कम अम्लीयता और 7 से अधिक क्षारीयता को दर्शाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 4.5 से 8 के बीच में होता है। यह आहार स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, औसत 6 होता है इसका। ठीक है, और जैसा खाना खाओगे, जैसा भी तुम्हारा तबीयत रहेगा, वैसा होगा ये।
अगला आज प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सर्वाधिक क्रिया करती है। तो याद रखना, पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा, ये दोनों धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती हैं और इन्हें मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ऑप्शन में आपके क्या था, उस हिसाब से इसका आंसर बताइएगा। वैसे सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ठीक है। क्रियाशीलता क्रमशः धातुओं की क्रियाशीलता उनके संयोजन कोष जो वैलेंसी सेल होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की सुगमता पर निर्भर करते हैं। याद रखना, देखो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो होता है प्लस चार्ज में होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज में रहता है और ये इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो जो अष्टक पूरा करने के लिए जो जहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, तो ये इसी इलेक्ट्रॉन जो अष्टक बनाने के लिए जो जितनी जद्दोजहद ये इलेक्ट्रॉन करता है ना, उसी के कारण जो है क्रियाशीलता का जो है नंबर देखा जाता है। हालांकि वो डीप चीज़ है केमिस्ट्री में जो है, तो डिटेल में उसको पढ़ना होता है, ठीक है। अगला है लिथियम और ऑक्सीजन। लिथियम जो क्षार धातुओं में सबसे हल्का है और सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मुख्य रूप से लिथियम ऑक्साइड बनाता है। याद रखना, कैल्शियम और ऑक्सीजन कैसे क्रिया करते हैं। कैल्शियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके श्वेत रंग का कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन यह क्रिया सोडियम या पोटेशियम जैसी विस्फोटक कभी नहीं होती। याद रखना, ठीक है। और याद रखना, सोडियम जो होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है। मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम जो है धातु को जब हवा में जलाया जाता है तो यह तेज सफ़ेद रोशनी के साथ जलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाती है। और निम्न क्रियाशील धातु जैसे सोना हो गया, सोना को एयू से दर्शाते हैं, प्लेटिनम को पीटी से, जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट धातु नोबल मेटल्स कहा जाता है और इसीलिए इनकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, ठीक है। आज अगला प्रश्न पूछा गया कि किस शासक, हाँ ये प्रश्न भाई बहुत ज़्यादा जगह गलत भी बताया जा रहा है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, मैं हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ और मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको साक्ष्य भी दिया है, तो इस प्रश्न पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। किस शासक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। तो इसका उत्तर मौर्य सम्राट होगा। बहुत सारे लोग जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी रीजन देता हूँ। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के काल में सर्वाधिक यूनानी व्यापारी भारत आए थे, क्योंकि अशोक ने शांति और व्यावहारिक मार्गों की सुरक्षा पर बल दिया था तथा पश्चिमी देशों से मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब यूनानी व्यापार, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेज अशोक को देखिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का काल, सैन्य एवं राजनीतिक संपर्क हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 322 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और संधि हुई, और सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना के साथ इसकी शादी हो गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना। और यूनानी उपस्थिति का स्वरूप, इस काल में यूनानी उपस्थिति मुख्य रूप से राजदूत जैसे मैगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और सैन्य संबंधों पर केंद्रित थी, जो एक शुरुआती राजनीतिक संपर्क था। इस समय भारत में व्यापारिक गतिविधियां उतनी व्यापक नहीं थी जितनी बाद में हुई थी, ठीक है। और अशोक का काल, अब देखो, व्यापार और सांस्कृतिक विस्तार हुआ था इसमें। सम्राट अशोक लगभग 268 ईसा पूर्व में धम्म नीति अपनाई, जिसके तहत युद्ध त्याग कर शांति सहिष्णुता व्यापार को उसने बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक। और 268 में ये जो है राजा बना था। और इसके बाद जो है सर्वाधिक व्यापार का देखिए कारण, शांत मार्ग। अशोक ने भारत के उत्तर पश्चिम मार्गों और बंदरगाहों को व्यापार के लिए सुरक्षित बनाया। कूटनीतिक संबंध, अशोक के शिलालेखों में सीरिया जो एंटीओकस द्वितीय है, मिस्र जो टॉलमी द्वितीय है, और मैसेडोनिया का गोनाटस जैसे हेलेनिस्टिक यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध का उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको पूरा पूरा प्रूफ दे रहा हूँ कि इसका अशोक आंसर क्यों होगा, ठीक है। आर्थिक स्थिरता, मौर्य साम्राज्य अपनी अधिकतम सीमा पर था, जिससे आर्थिक समृद्धि और व्यापार के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध हुआ। व्यापारियों को अधिक सुरक्षा और अवसर इसी स्थिर और शांतिपूर्ण वातावरण में मिले थे। अशोक की बात की जा रही है। अब इसका निष्कर्ष देखो, अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत है कि मौर्य काल में यूनानियों के साथ व्यापारिक विनिमय और सांस्कृतिक संपर्क अशोक के शांतिपूर्ण और कूटनीतिक रूप से सक्रिय शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी थी जरूर, लेकिन व्यापार के उद्देश्य से सर्वाधिक अवगमन अशोक के काल में हुआ था, और यही प्रश्न आज पूछा गया था। और बड़े बड़े चैनलों को मैं देख रहा हूँ कि इसका उत्तर जो है चंद्रगुप्त मौर्य बता रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, अशोक होगा मेरे भाई। और अशोक ने ही मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाया था, भरहूत स्तूप बनाया था, याद रखना। और जब मार्ग सुरक्षित थे और पश्चिमी दुनिया के साथ घनिष्ठ संबंध अशोक के थे। यदि प्रश्न केवल किसके काल में यूनानी संबंध स्थापित हुए, आप क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसके हिसाब से उत्तर आप बताना। किसके काल में यूनानी संबंध स्थापित हुए होता अगर क्वेश्चन,
तो उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होता। लेकिन सर्वाधिक यूनानी व्यापार के उद्देश्य से आने की बात अगर कह देगा क्वेश्चन में तो अशोक आंसर हो जाएगा। दोनों की दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब कौन सा क्वेश्चन आपके में पूछा था, अगर आपके में पूछा होगा कि प्रारंभ किसके में हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के में, लेकिन सबसे ज्यादा किसके में आए थे तो अशोक के में आए थे, याद रखना। ठीक, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है मेरे भाई। ठीक, अब एग्जाम पॉइंट्स देखो, मैं क्योंकि एकदम फैक्ट के साथ बात करता हूं, मेरे जैसा एनालिसिस आपको एमपी में कोई नहीं करा रहा, ये बात भी सही है। ठीक, देखो एग्जाम पॉइंट्स। मेगास्थनीज का आगमन। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिसने भारत पर प्रसिद्ध एक किताब लिखी थी इंडिका, याद रखना। डाइमेकस किसके में आया था, बिंदुसार के में आया था, याद रखना। बिंबिसार अलग है, बिंबिसार हर्यक वंश का है, ये मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त का लड़का है चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार। और सीरियाई यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस आया था बिंदुसार के टाइम पर। ठीक, इसके बाद सिकंदर का आक्रमण कब हुआ, 326 ईसा पूर्व में। यूनानी शासक सिकंदर, जो अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था, इसने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर सैन्य आक्रमण किया। इसके बाद भारत और यूनान के बीच सीधे संपर्क स्थापित हुए। हिंद यूनानी शासक सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थापित हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासक जैसे डेमेट्रियस और मिनांडर मिलिंद जैसे ने भारत में व्यापार और कला को बढ़ावा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। गांधार कला की बात करते हैं तो गांधार कला शैली हिंद यूनानी शासकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही भारत में गांधार कला शैली का विकास हुआ, जिसमें ग्रीक रोमन मूर्ति कला की विशेषताओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज अगला प्रश्न पूछा गया कि गांधी सागर बांध की क्षमता कितनी है। अब मैं आपको पूरी की पूरी जितने भी डैम्स हैं उनकी सब की मैं क्षमता बता देता हूँ। देखो, गांधी सागर बांध किसमें है, चंबल नदी में है ना, तो मंदसौर में है, याद रखना। इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। 23 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं इसमें। राणा प्रताप सागर भी चंबल पर है। रावत भाटा राजस्थान में है, 172 मेगावाट इसकी क्षमता है। 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। जवाहर सागर भी चंबल में है, कोटा राजस्थान में है। 99 मेगावाट इसकी जो है क्षमता है। 33 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। कुल क्षमता इसकी जो है, कुल क्षमता जो चंबल नदी घाटी प्रोजेक्ट है इसकी 386 मेगावाट है। अब और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, यहीं नहीं रुकेंगे अभी। जो गांधी सागर बांध है चंबल परियोजना का पहला बांध है और मध्य प्रदेश में स्थित है, 1960 में बनकर तैयार हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध चंबल परियोजना का दूसरा बांध है, राजस्थान में स्थित है। यह बांध तीनों में सर्वाधिक विद्युत क्षमता 172 मेगावाट रखता है। जवाहर सागर बांध चंबल परियोजना का तीसरा बांध है और इसे कोटा बांध के नाम से जाना जाता है, कोटा कंट्रोल बांध, ठीक है, के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी याद रखना, कोटा शहर पूरा चंबल के किनारे ही है, चंबल यमुना में मिलती है, याद रखना। और कोटा बैराज चंबल परियोजना में चौथा ढांचा भी शामिल है, जिसमें कोटा बैराज कहते हैं। यह बैराज केवल सिंचाई के लिए पानी वितरित करता है, इसमें बिजली उत्पादन क्षमता नहीं होती है। और बिजली का बंटवारा चंबल परियोजना की कुल उत्पादित क्षमता 386 मेगावाट है, जिसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 50-50 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, याद रखना। यानी मध्य प्रदेश राज्य को 193 मेगावाट की बिजली प्राप्त होती है इससे। आई थिंक आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, आपके अनूपपुर में है। इसके अलावा बिरसिंहपुर पाली संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र आपका जो है उमरिया में है। बिरसिंहपुर पाली में है, याद रखिएगा। ओ, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया। जो आपका अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर है, आपके अनूपपुर में है, याद रखिएगा, अनूपपुर में। और जो आपका बिरसिंहपुर पाली में है संजय ताप विद्युत केंद्र, वो बिरसिंहपुर पाली उमरिया में है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज इंदिरा सागर बांध की क्षमता भी पूछी गई है। तो याद रखना, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, खंडवा में है और 1000 मेगावाट यहाँ की क्षमता है, सबसे बड़ा क्षमता वाला है ये। और 125 मेगावाट की 8 इकाइयां हैं यहाँ पर। विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए भारत का सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर जलाशय, इसी को पुनासा डैम कहते हैं। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है, खंडवा में है, मंधाता में है और 520 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक, याद रखिएगा। और 65 मेगावाट की इकाइयां हैं यहाँ पर, ठीक, 8 इकाइयां हैं 65 मेगावाट की। और इंदिरा सागर बांध के अनुप्रवाह में स्थित है, यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया गया था। इंदिरा सागर बांध के डाउन स्ट्रीम में अनुप्रवाह में कौन सा बांध है, तो ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है, डायरेक्ट आया था। फैक्ट क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं क्वालिटी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है आपको। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल में रहेगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना, ठीक है। आप लोग चले जाना वहां पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। महेश्वर बांध भी नर्मदा पर है, खरगोन महेश्वर के पास में है, 400 मेगावाट क्षमता है। और यह निजीकरण के तहत एक परियोजना थी जिसका कार्य कई विवादों के कारण वर्तमान में अधूरा ठप पड़ा हुआ है। रानी अवंतीबाई सागर जो कि बांध है, जो कि बरगी डैम है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में है, बरगी डैम की जगह पर है।
105 मेगावाट की क्षमता है और नर्मदा पर बना पहला पूर्ण बांध है सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए। और अतिरिक्त फैक्ट देखिए, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट ये सभी बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसमें कई बड़े, मध्यम और छोटे बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। सबसे बड़ी क्षमता इनमें इंदिरा सागर बांध की है, 1000 मेगावाट सर्वाधिक है, ठीक है। और फ्लोटिंग ये एमपीपीएससी पूछ चुकी है और कई व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ओमकारेश्वर बांध के जलाशय पर विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, लगभग 600 मेगावाट क्षमता का विकास किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। और सबसे पहले रानी अवंतीबाई सागर बरगी डैम नर्मदा नदी पर पूर्ण होने वाला पहला प्रमुख बांध था, जो जबलपुर, मंडला, सिवनी जिलों को लाभ पहुंचाता है। तो इतना शानदार क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा भाई। क्लासिकल डांस से आज फिर क्वेश्चन आया था, मैं करवा चुका हूँ एनालिसिस। मेरे पुराने वाले कल वाले एनालिसिस आप देख लीजिए, ठीक है, वीडियो पे डले हुए हैं, इसमें जो है चैनल पे डले हुए हैं। आज प्रायिकता का प्रश्न भी पूछा गया था, बाकी गणित और रीजनिंग का लेवल सेम था जो पहली शिफ्ट में था, सेम टॉपिक थे, ठीक है। प्रायिकता बस आज एक्स्ट्रा जुड़ गई है और थोड़ा सा आज का पेपर थोड़ा सा शाम वाला हल्का था। और गुलाम वंश का पहला शासक पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक है। मुहम्मद गौरी का ये गुलाम हुआ करता था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। फिर जब वो वापस जा रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका सबसे अच्छा गुलाम था, तो भारत उसको छोड़ गया था, ठीक है। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। और इसमें गुलाम वंश पहला वंश हुआ करता था, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दान वगैरह करता था, तो इसको लाल बख्श भी कहते थे। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ चंद्रमा या देवता होता है और इसे लाख बख्श, लाखों दान देने वाला भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ना कि दिल्ली को, तो ये फैक्ट एक्स्ट्रा है, ठीक है। और 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला है, इसका वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश। याद रखना, इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली कर ली थी। और इसने चालीसा दल तुर्कान चहलगामी या चालीसा दल नामक 40 वफादार गुलाम अमीरों के समूह का गठन किया था, जो शासन में उसकी सहायता किया करते थे। और इसको खत्म बलबन ने किया था। मुद्रा प्रणाली, इल्तुतमिश ने युद्ध शुद्ध अरबी सिक्कों की शुरुआत की थी, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल शामिल था। एक एक फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। प्रथम महिला शासिका, मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी और गुलाम वंश की शासिका थी, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। और ये 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल था, याद रख लेना है आपको। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गयासुद्दीन बलबन, इसने रक्त और लौह, ब्लड और आयरन की नीति अपनाई थी तथा खुद को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया कहता था ये, ठीक है। और ये पारसी नववर्ष जो नवरोज होता है ना, इसी ने चालू करवाया था, जो नवरोज नाम का त्योहार, ठीक। आज आरटीजीएस और आईएमपीएस से जो है काफी क्वेश्चन बने थे। तो आरटीजीएस का उद्देश्य देखिए, बड़े मूल्य के फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूनतम ट्रांसफर इसमें 2 लाख और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। आईएमपीएस क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है ये। आईएमपीएस एक 24 घंटे जो है सातों दिन सभी घंटे तत्काल फंड ट्रांसफर सेवा है, जिसे नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा जो है प्रबंधित किया जाता है। आईएमपीएस की सीमा क्या है, आईएमपीएस की सीमा आमतौर पर छोटे से मध्यम मूल्य के ट्रांसफर के लिए किया जाता है, जहां वर्तमान में अधिकतम सीमा 5 लाख, कुछ बैंकों में 2 लाख रुपए है। आरटीजीएस और सेटलमेंट, आरटीजीएस में फंड ट्रांसफर ग्रास सेटलमेंट पर आधार होता है, जिसका अर्थ होता है लेन देन को व्यक्तिगत रूप से और वास्तविक समय रियल टाइम में संसाधित किया जाना, ठीक है। उपलब्धता, आरटीजीएस और आईएमपीएस दोनों ही सेवाएं अब ग्राहकों के लिए 24x7 365 दिन सभी पूरे टाइम ये अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे आज पूछा गया, विकास जो कि एवोल्यूशन का अर्थ क्या होता है, समय के साथ किसी प्रजाति की विशेषताओं में परिवर्तन होना। तो परिवर्तन मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, ये आपके ऑप्शन में रहा होगा। एग्जाम पॉइंट देखिए, विकास की संकल्पना चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो कि 1859 में लिखी थी, उसमें प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल विशेषताओं वाले जीव अन्य जीवों की तुलना में अधिक जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं, ठीक।
विकास की मूलभूत इकाई जनसंख्या विकास की मूलभूत इकाई होती है, इकाई है, ना कि व्यक्तिगत जीव, क्योंकि परिवर्तन पूरी प्रजाति या आबादी में देखा जाता है। तो विकास की मूलभूत इकाई जनसंख्या होती है हमेशा। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपसे। विकास का प्रमाणन, विकास के मुख्य प्रमाणों में जीवाश्म रिकॉर्ड, विभिन्न प्रजातियों में समरूप संरचनाएं जो होमोजीनस स्ट्रक्चर और डीएनए में समानता शामिल है, याद रखना। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन क्या होता है? तो उत्परिवर्तन अनुवांशिक सामग्री में होने वाले अचानक परिवर्तन है जो विविधता उत्पन्न करते हैं, जिस पर प्राकृतिक चयन कार्य करता है। और एक प्रश्न आया था, उत्परिवर्तन से होने वाला रोग कौन सा है? तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है, अबकारी में पूछा गया था, याद रखना। अगला प्रश्न है, कुछ वैचारिक भौतिकी से प्रश्न आ रहे हैं, कंसेप्चुअल फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन मैं आपको कुछ करवा देता हूं वैचारिक भौतिकी, ठीक है। थक गया यार। देखो, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम वी स्क्वायर। तो अगर गतिज ऊर्जा 2 गुनी बढ़ाओगे तो उसकी जो है, देखो वेग 2 गुनी बढ़ाओगे तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ेगी, वेग क्योंकि वी स्क्वायर लगा हुआ है ना यहाँ पर, इसलिए। देखो, अगला प्रश्न आ जाए, जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है, ऊपर की ओर तैरती है, इसका क्या कारण है? तो समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के ताजे पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिससे उत्प्लावन बल जो बायांसी फोर्स बढ़ जाता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो यह जो अपरवर्तन के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि तारे बहुत दूर होने के कारण बिंदु स्रोत जो पॉइंट सोर्स के रूप में जो है प्रतीत होते हैं, कार्य करते हैं। अगला प्रश्न अगर आ जाए, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? क्योंकि न्यूटन का पहला नियम लगता है यहाँ पर, जड़त्व का नियम, कि इस न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उसमें अतिरिक्त बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो बस में जब ब्रेक मारा जाता है तो जो है अपन जो है विराम अवस्था में रहते हैं, तो अब जब जो है गति अवस्था में रहते हैं, और जब ब्रेक लगता है तो हम अचानक से रुक जाते हैं, जिससे हमारी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो जड़त्व के नियम के कारण, क्योंकि यात्री का शरीर गति की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करता है और जो है ब्रेक लग जाता है तो आगे की ओर। इसी तरह से जब हम रेस्ट की पोजीशन में बैठे होते हैं, अचानक जब एक्सीलेटर ड्राइवर दबाता है तो हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, एक फोर्स लगता है ना, तो न्यूटन का पहले नियम के कारण होता है। अब देखो, दाब स्थिर रहने पर किसी गैस का आयतन तापमान के साथ कैसे संबंधित है? तो दाब स्थिर रहने पर गैस का आयतन तापमान के सीधे समानुपाती होता है, चार्ल्स के नियम के अनुसार। और हम ये बताना चाहूंगा, मैंने 1000 से ज़्यादा साइंस के प्रश्न करवाए हैं, वहां से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं। मैराथन वीडियो डली हुई है, देख लेना भाई मेरे, 5 घंटे 6 घंटे की है वो। एक चम्मच जो पानी में गिलास में डूबा होता है वह मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे वाली वीडियो देखिए आप, वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। चटगांव शस्त्रागार विद्रोह के विषय में क्वेश्चन आया था, तो घटना की तिथि लिखो। 18 अप्रैल 1930 को बंगाल में, अब बांग्लादेश में हो गई है, ये चटगांव में हुई थी, ठीक है। महिला क्रांतिकारी इसमें कौन कौन थी? इस विद्रोह से जुड़ी 2 महिला क्रांतिकारी थी, प्रीति लड़ा वाडेकर और कल्पना दत्ता, जिन्होंने बाद में अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसको चटगांव शस्त्रागार को किया किसने था? तो इसको करने वाले थे सूर्यसेन, ठीक है, याद रखना। कैनबरा किसकी राजधानी है, आज पूछ ली गई। तो मैं आपको कुछ देश और उनकी महत्वपूर्ण राजधानी बता देता हूं। तो यूएसए की है वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी के किनारे है, याद रखना। चीन की राजधानी है बीजिंग, जापान की राजधानी है टोक्यो, रूस की राजधानी है मॉस्को, मॉस्कवा नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, सीन नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। कनाडा की राजधानी है ओटावा, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, याद रख लेना। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। पाकिस्तान नल्ले की राजधानी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भूटान की राजधानी है थिम्पू। मालदीव की राजधानी है माले। श्रीलंका की आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा नेपाल की राजधानी है काठमांडू। जैन जी आंदोलन अभी नेपाल में हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी लीमा है, याद रखना। और तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको जो है थोड़ी बहुत राजधानियां आपको पता होनी चाहिए। अकबरनामा से क्वेश्चन आज आ गया था एग्जाम पॉइंट्स में, आपको क्वेश्चन बताता हूँ।
अकबरनामा, मैं कुछ बुक बता देता हूँ। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा गया था, ठीक है, याद रखना। और यह अकबरनामा का तीसरा भाग है जिसमें प्रशासन का विवरण है। तो क्वेश्चन डीप में आएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक। बाबरनामा या तुजु के बाबरी, यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है जो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो हुमायूं के जीवन और शासनकाल पर प्रभाव डालती है। तुजु के जहांगीरी, ये मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है जिसे उसने स्वयं फारसी भाषा में लिखा था, स्वयं लिखा था इसने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर जंजीर आदिल लगवाई थी। और इसके अलावा जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था, तो ये भी याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा इसके बचपन का नाम सलीम था। पादशाहनामा, यह पुस्तक अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई जिसमें सम्राट शाहजहां के शासनकाल की आधिकारिक इतिहास है। आलमगीरनामा, यह पुस्तक मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखी गई थी। औरंगजेब अपने आप को आलमगीर कहता था ना। शुरुआत के 10 वर्षों का इसके जो है उल्लेख है ना। और फुतहात ए आलमगीरी, यह पुस्तक ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई जिसमें औरंगजेब के शासनकाल के धार्मिक और प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन किया गया है। और सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब की सेना में थे, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा मुंतखब उल तवारीख, यह मुगल काल का एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक इतिहास है जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। इसके अलावा तारीख रशीदी, तारीख रसीदी, यह पुस्तक बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मुहम्मद हैदर दुगलत द्वारा लिखी गई जिसमें मध्य एशिया और मुगल इतिहास का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। तो याद रखना, तो मैं एग्जाम पॉइंट के क्वेश्चन करा देता हूँ। दिल्ली सल्तनत में सबसे शासन करने वाला सबसे लंबा कौन सा था, तो तुगलक वंश था, याद रखना। सबसे ज्यादा 94 वर्ष तक इसने शासन किया, 1320 से 1414 तक, याद रखना। और सबसे कम खिलजी था, सबसे कम खिलजी था, याद रखना। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आ चुका है, सबसे कम जो है खिलजी ने शासन किया था। इसका एक बेहतरीन राजा था अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी AK-47। सल्तनत क्रम देखो, क्रम देख लो। पहले आए थे गुलाम, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, याद रखना। सैयद वंश का संस्थापक खिज खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहलोल लोदी था। जो है 1 करोड़ का क्वेश्चन था केबीसी में कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था, याद रखना, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने कहा था, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, तो ये भी आपको याद रख लेना है। पागल सुल्तान किसे कहते थे, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक को कहते थे। और बटियागढ़ अभिलेख दमोह में मोहम्मद बिन तुगलक का जो है वर्णन है, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। सबसे अधिक साम्राज्य तुगलक वंश के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार सबसे अधिक था। और सैयद वंश का संस्थापक खिज खां सैयद वंश का संस्थापक था जिसने खुद को तैमूर के पुत्र शाहरुख की प्रतिनिधि घोषित किया था, शाहरुख का प्रतिनिधि घोषित किया था अपने आप को, ठीक। अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करने में कमी नहीं करना मेरे भाई। लोदी का संस्थापक बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। हार्मोन्स के विषय में क्वेश्चन आए थे, तो हार्मोन की परिभाषा देख लो। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं के द्वारा स्रावित होने वाली रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो रक्त के माध्यम से विशिष्ट लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं, याद रखना। और थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित T3 T4 शरीर के चयापचय जो मेटाबॉलिक रेट होता है इसको नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंसुलिन अग्नाशय पेनक्रियाज में उत्पन्न होने वाली इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करती हैं। ये भी अग्नाशय की बीटा कोशिका को क्या कहते हैं, लैंगहेरेंस की द्वीपिका, तो ये इंसुलिन से संबंधित होता है, याद रखना। और लड़ो और भागो हार्मोन कौन सा है, एड्रीनालिन होता है। और हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। इसे आपातकालीन स्थिति में लड़ो या भागो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। वृद्धि हार्मोन, यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और शरीर के विकास और वृद्धि को उत्तेजित करता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में यौन विकास और प्रजनन कार्य के लिए प्रमुख जिम्मेदार हार्मोन होता है, याद रखना। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अक्सर लव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह सामाजिक बंधन, प्रजनन और प्रसव के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और आज पूछा गया मध्य प्रदेश के CM कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव हैं, ये 19वें नंबर के, याद रखना। और दक्षिण उज्जैन इनकी विधानसभा सीट है और इनको गृह मंत्रालय भी दिया गया है। कल पूरा मैंने मंत्रालय कराया है, कल के एनालिसिस में पूरा देख लो आप। और 12 नवंबर 2023 को इन्होंने पद ग्रहण किया है। और कल ही जो मैंने 2-3 एनालिसिस के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं,
तो आप पूरा एनालिसिस देखा करिए, है ना। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। इस लेवल की वीडियो बनाने में यार मेहनत तो लगती है। देखो, हर कोई आपको एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा रहा है, लेकिन मेरे जैसा एनालिसिस आपको शायद ही मिल रहा होगा। देखो, है ना। तो पूरा वीडियो आप देखिए। कांस्टेबल एग्ज़ाम एनालिसिस आज का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम एनालिसिस करवाए हुए हैं, तो उनको भी देखिए, है ना। बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एग्ज़ाम पॉइंट्स देखिए। मैं बाबर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जाएंगे। देखो, नाम और वंश। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वह पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। आने वाले शिफ्टों में लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने वाला है कि पिता की ओर से कैसा था, माता की ओर से कौन सा वंशज था। बहुत एग्जाम में पूछता है। जन्म स्थान इसका लिखो। जन्म स्थान इसका, बाबर का जन्म 1483 में फरगना, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में है, हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है। मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी इसने। ये प्रश्न भी खूब पूछता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर ने जो है तुलगमा युद्ध नीति और तोप खाने का पहली बार प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी पूछता है बाबर के बारे में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर ने मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। पानीपत का युद्ध किसके खिलाफ इसने लड़ा था बाबर ने? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गाजी की उपाधि ली थी। खानवा के युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। ये प्रश्न भी आता है। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कि इसने तुर्की, चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। ये प्रश्न भी खूब आता है। बाबरनामा, तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। और इसका फारसी अनुवाद किसने करा था? भाई अब्दुल रहीम खान खाना ने करा था, याद रखना। देखो, अब्दुल रहीम खाना कौन था मालूम है? अकबर के 9 रत्नों में से एक था, पहली बात। दूसरी बात, ये सलीमा बेगम का लड़का था। सलीमा बेगम कौन थी? जो अकबर का संरक्षक हुआ करता था, बैरम खान। बैरम खान अकबर का संरक्षक हुआ करता था। ये प्रश्न भी बहुत पूछता है ना, बैरम खान। उसकी जो है बीवी का नाम था सलीमा बेगम। तो जब बैरम खान की मृत्यु हो गई तो अकबर ने जो है सलीमा बेगम के साथ शादी कर ली थी। उन्हीं का लड़का था ये, बैरम खान का लड़का था अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, याद रखना, नवरत्नों में से एक था। और अकबर के नवरत्नों में से एक और कौन से थे? तो हमारे तानसेन थे। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ग्वालियर और तानसेन समारोह भी 1924 से ग्वालियर में आयोजित होता है। इसके अलावा सीधी से भी एक उनके नवरत्नों में थे। सीधी से कौन थे? महेश दास। महेश दास मतलब बीरबल। बीरबल, महेश दास का जो है मूल नाम क्या था? बीरबल का, सॉरी, मूल नाम क्या था? महेश दास था, याद रखना। सीधी से संबंधित हैं। इसके अलावा तानसेन का मूल नाम अगर पूछ दे तो रामतनु पांडे नाम था उनका, भाई याद रख लेना। और बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई थी। बाबर का मकबरा शुरू में आगरा में था, आराम बाग में, फिर दफनाया गया था, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उसका फिर काबुल ले गया, और काबुल में ले जाके इसका जो है मकबरा बनाया गया था बाबर का, याद रख लेना। राजघाट बांध से जो है क्वेश्चन आए आज। एग्जाम पॉइंट्स देखो, राजघाट बांध से बहुत सारे तथ्य करा देता हूँ। इससे पहले मैं वीडियो एनालिसिस देख लो भाई, हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन बन रहा है मेरे वीडियो एनालिसिस से। देख नहीं रहे हैं लड़के? जो देख रहे होंगे ना उनको मालूम होगा, इतना शानदार एनालिसिस आपको नहीं मिलने वाला। राजघाट बांध की अधिकतम ऊंचाई आज पहुंची थी तो 43 या 44 मीटर मिलती है, 141 फीट जी, ठीक है। और भी इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य देखो, राजघाट बांध मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, याद रखना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये बेतवा नदी पर है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं प्रदूषण के आधार पर, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं बेतवा को, ये भी याद रखना। मालवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? आप कमेंट में बताएंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। लाभान्वित राज्य इससे राजघाट परियोजना से मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। परियोजना का नाम राजघाट बांध परियोजना है और आधिकारिक तौर पर इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, बहुत बारी बता चुका हूँ, ठीक, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता रहा हूँ। और इससे 45 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। ये बहुत पूछा जा रहा है, हर जो है कौन कौन से, आज जोहिला जोहिला नदी पर जो बांध बना, डैम बना, उसका जो है क्षमता पूछ लिया था, अनूपपुर जिले में है, आप कमेंट में बताओ। अभी जो है इसका याद रखना 45 मेगावाट है। और मैंने पूरे जितने भी अभी तक पुराने एनालिसिस के वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने सबका क्षमता वमता सब कराया हुआ है, सब देखो आप जाके, पूरे के पूरे वीडियो देखो।
इसका मुख्य उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना है ना। और जलाशय का नाम राजघाट बांध के पीछे जो जलाशय बना है उसका नाम लक्ष्मीबाई जलाशय है, तो ये भी याद रखना। इसके निकटतम शहर, यह बांध मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले चंदेरी से निकट में है। और यूपी के ये जो है ललितपुर जिले के निकट है, याद रखना। और बांध का निर्माण 1975 में शुरू हुआ, 1990 में जो है कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। एकदम मेरा डिज़ाइन करने का मतलब ये रहता है। ये देखो, ये एनालिसिस वीडियो से आया हुआ क्वेश्चन है। भीमगढ़ बांध का क्या नाम है? तो संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, सिवनी जिले में है। जो है आपके वेनगंगा नदी पर है। वेनगंगा नदी गोदावरी नदी तंत्र का हिस्सा है। वेनगंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बालाघाट की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा वेनगंगा में धूती डैम भी है, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, जिसको जॉर्ज जॉर्ज हैरियट ने जो है 1923 में बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी याद रख लेना। बालाघाट सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत कहाँ पर है? तो उमरिया में है। उमरिया में आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व मिल जाएगा। 165 बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से चरणगंगा नाम की नदी निकलती है। शेषशाही तालाब बांधवगढ़ में है। शाही संग्रहालय बांधवगढ़ में है। और क्या बता दूं, बताओ अब? और क्या बता डालूं? इतने सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सारे ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जो जो मेरे मुंह से निकल रहा है सब आएगा। पीर बुधान का मेला 250 वर्ष पुराना है, एनालिसिस वीडियो से आया है, देख लेना मेरा एनालिसिस वीडियो, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में जो है मार्गम क्या होता है? अब मैं पूरा शास्त्रीय नृत्य के बारे में बता देता हूँ, जिससे आने वाली शिफ्टों में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखो, वास्तु तो पूछा गया आपका मार्गम, जिसका अर्थ क्या होता है? क्रम या मार्ग, जिसका पालन एकल कलाकार प्रदर्शन के लिए करता है। मुख्य रूप इसका मार्गम प्रदर्शन का एक निश्चित और पारंपरिक क्रम होता है, जिसे अनिवार्य रूप से पूरा किया जाता है। भरतनाट्यम का आधार, यह भरतनाट्यम के एकल प्रदर्शन जो सोलो जो होता है उसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके अलावा मार्गम के चरण, मार्गम में विभिन्न नृत्य खंड शामिल होते हैं, जिनमें क्या क्या होता है? देखो, नृत्य होता है, शुद्ध शुद्ध नृत्य, अभिनय होता है, भाव भंगिमा इसे कहते हैं, दोनों का समावेशन होता है। इसके अलावा पहला चरण इसका मार्गम की शुरुआत आमतौर पर अल्प विराम से होती है, अल रिपु से होती है, सॉरी अल्प विराम बोल रहा हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। मार्गम की शुरुआत आमतौर पर अल रिपु से होती है, जो शुद्ध नृत्य जो नृत्य होता है का सबसे सरल लयबद्ध वंश होता है, ठीक है, अंश होता है। मुख्य चरण इसका नृत्य, शुद्ध नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल खंड तिल्लाना है, जो मार्गम के अंत की ओर आता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है ये सब लाने में, निकालने में, इसीलिए टाइम लग जाता है ऐसा कंटेंट देने में। तो वीडियो की वैल्यू करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम में, और उस चैनल का लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसका मुख्य चरण देखो, अभिनय अभिव्यक्ति का मुख्य और सबसे विस्तृत खंड वर्णम होता है, जो मार्गम का केंद्रीय भाग होता है। पूछेगा मार्गम का केंद्रीय भाग क्या होता है? वर्णम। देखो, मार्गम का विकास, वर्तमान में प्रचलित भरतनाट्यम मार्गम का श्रेय 19वीं शताब्दी के तंजावुर चौगनी को दिया जाता है। तो इतने डीप में आपको कौन करा रहा है, आप बताओ तो जरा। और प्रदर्शन का क्रम, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होती है कंपटीशन एग्जाम में, अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, जो देखेगा वही करेगा। प्रदर्शन का क्रम, कि यह धीरे धीरे साधारण से जटिल की ओर बढ़ता है, जिसमें शरीर लय और अभिव्यक्ति की जटिलताएं उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। मार्गम का अंत, मार्गम का समापन प्रायः मंगलम के साथ होता है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कौन कहता है कि नहीं बनेगा? बन गया तो फैल जाएंगे लड़के। और जहाँ कलाकार ईश्वर और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इतना कंटेंट के लिए बहुत मेहनत लगती है, लाइक सब्सक्राइब जो है रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अम्ल और क्षार को मिलाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है, उदासीन। देखो, पीएच स्केल होता है, 7 नंबर उदासीन होता है, इससे कम जो है अम्लीय होता है, इससे ज़्यादा क्षारीय होता है। एक और सूत्र याद रखना, अनिल, अनिल याद रखना, अनिल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका फॉर्मूला है, मैं बता दिया आपको, ट्रिक। परिभाषा देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और एक क्षार मिलाकर, मतलब एक लवण सॉल्ट और वाटर मिलाकर जो है निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण की ये प्रक्रिया होती है। देखो, रासायनिक सूत्र, एसिड प्लस बेस मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर आपको मिलने वाला है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा। ऊष्माक्षेपी प्रकृति, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, इसका अर्थ होता है अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ये भी पूछेगा। पीएच परिवर्तन, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया होती है तो अंतिम विलयन का पीएच मान 7 के करीब होता है, उदासीन होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और दैनिक जीवन में उपयोग जो है, अपच अगर हो जाता है इंडाइजेशन के इलाज के लिए एंटा एसिड मतलब क्षार का उपयोग पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी याद रख लेना मेरे भाई। जैसे एसी लॉक वगैरह, पेंटॉप वगैरह खाते रहते हो, या इसके अलावा मैं सबसे अच्छा बता दूं, कोई सिरप पी लेते हो एंटा एसिड वाली, जैसे इनो हो गया आपका, एंटा एसिड है, वो क्षारीय होता है। आपके पेट में अम्लता बढ़ती है तो जो है उसको एंटा एसिड, उसके विपरीत क्षार को जो है डाल देते हो, आप इनो पी लेते हो।
तो वही जो है काम करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क से जो है क्वेश्चन बना था कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और विश्व विरासत स्थल है काजीरंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को की ये साइट में शामिल है। और ये एकमात्र, ये लिख लो मेरे से क्वेश्चन, एकमात्र जो है मिक्स्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये भी याद रखना। तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख में स्थित है, याद रखना। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है, पूछ लेगा आपसे। पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है, याद रखना, जिम कॉर्बेट, और उत्तराखंड में है, याद रखना ये भी, ठीक है। और रामगंगा नदी यहाँ से बहती है। और तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, मणिपुर में है, और लोकटक झील पर है। और लोकटक झील पर जो वनस्पति तैरती है उसको फुमड़ी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक। और सोन और नर्मदा नदी के ऊपर क्वेश्चन बना था, पुरानी एनालिसिस के वीडियो देखो, वहीं से भी ये प्रश्न उठाया गया है। बाकी बता देता हूं मैं, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक के पठार से। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक के पठार से। अब नर्मदा नदी, मैं एक आपको डायग्राम बनाना चाहूँगा। ये मान लो ये है आपका विंध्याचल पर्वत, बीच से आपकी बह रही है नर्मदा नदी। ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत, यहाँ से बह रही है ताप्ती नदी, और नीचे है आपके अजंता का पर्वत, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी बहती है, तो ताप्ती बहती है। कैसी, नर्मदा और ताप्ती कैसे बहती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम से पूर्व बहती हैं, याद रखना, सॉरी पूर्व से पश्चिम बहती हैं, पूर्व से पश्चिम बहती हैं। और दोनों की दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, दोनों की दोनों एस्चुरी बनाती हैं। और सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है, विंध्याचल एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखना। नर्मदा अमरकंटक के पठार से निकलती है, मैकाल श्रेणी से। इसके अलावा ताप्ती कहाँ से निकलती है, मुल्ताई नाम की जगह से, बैतूल से निकलती है, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। और सोन भी वहीं से निकलती है आपकी, नर्मदा जहाँ से निकलती है आपका, सोनमुड़ा से निकलती है अमरकंटक के पठार से। इसके अलावा जोहिला भी वहीं अमरकंटक से निकलती है। अचानक मार जो बायोस्फीयर रिजर्व भी आपको जो है अमरकंटक में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और सोन नदी किस में जाकर मिलती है, जो है आपके जो है गंगा नदी में जाकर डायरेक्ट मिल जाती है। अगला पूछा गया, भारतीय भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो यह प्रश्न आया था, ठीक है। तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, राज्यसभा अनिश्चितकालीन होती है, कभी विघटित नहीं होती, विकसित नहीं, विघटित नहीं होती है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना। और द्रौपदी मुर्मू पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये संथाल जनजाति से आती हैं। जन्म स्थान इनका मयूरभंज है, याद रखना। इतने सारे क्वेश्चन आपको। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न पूछा गया था कि विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है। प्रश्न पूछा गया कि पारा की विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है। हजार नहीं 10,000 बार बता चुका हूं भाई कि पारा अगर शरीर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिनी माता नाम का रोग हो जाता है। हजार बार नहीं, लाखों बार बता चुका हूं, देख लो पुराने वीडियो। और बता देता हूं, अगर 21वें गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 या 23 जोड़े में होते हैं, ठीक है। और 21वें गुणसूत्र की अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी में जो है पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। तेरे को पटाऊंगा ऐसे करके याद कर लो। अब क्या बता दूं, बताओ। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है, तो ये अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है। इसके अलावा हीमोफीलिया आपका, इसमें खून रक्त का थक्का नहीं जमता। ये सारे क्वेश्चन में 1000 वाला मेरा जो मैंने मैराथन वीडियो डाला हुआ है साइंस का, उससे ये सब क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, सब आप देखो जाके उसमें यार। आप लोग देखते नहीं हो और फिर जो है पैनिक होता है आप लोग को। देखो, नृत्य से प्रश्न था, बहुत सारे आपको नृत्य करवा देता हूँ मैं, ठीक है। पुलिकली नृत्य, यह केरल में होता है, ओणम त्योहार के चौथे दिन होता है। पुलिकली का शाब्दिक अर्थ होता है बाघों का खेल, प्ले ऑफ टाइगर, जिसमें कलाकार बाघों का रूप धारण करते हैं। भरतनाट्यम का मूल, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका संबंध मुख्य रूप से तमिलनाडु से है। कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर भारत का है कथक। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस इसके जो है डांसर हैं। बिहू नृत्य आपका असम से संबंधित है। गरबा और डांडिया आपका कहाँ से, गुजरात है, नवरात्रि के दौरान। लावणी आपका महाराष्ट्र हो गया, और इसमें तीव्र लय और अभिनय का मिश्रण होता है ये भी याद रखना। घूमर घूमर आपका जो है राजस्थान की भील जनजाति करती है। इसके बाद इसके अलावा कालबेलिया डांस भी राजस्थान में किया जाता है, पूछेगा आपसे। यक्षगान अभी तक नहीं पूछा, पूछेगा, कर्नाटक में होता है यक्षगान। इसके अलावा छाऊ, यक्षगान, डोलू की नीता, ये सब जो है कर्नाटक में होता है। छाऊ आपका
जो है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है, यूनेस्को में शामिल है आपका छऊ। आज पूछा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र बनाता है कानून, राज्य सूची में राज्य बनाता है कानून, जैसे पुलिस वगैरह हो गया है ना। और समवर्ती सूची का प्रावधान को ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं कानून। लेकिन विवाद अगर हो गया तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून जो है सर्वोपरि माना जाता है। तो याद रखना समवर्ती सूची के लिए, ठीक है। वन, वन्य जीव, शिक्षा, माप तौल, ये सब समवर्ती सूची में शामिल हैं, याद रखना भाई मेरे। आज अगला प्रश्न पूछा गया कि चींटी के द्वारा अगर काट देती है चींटी तो आपके शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ देती है, तो आप एकदम तिलमिला जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो। लाल चींटी फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, याद रखना, या इसी को मेथनॉइक अम्ल कहते हैं। मधुमक्खी जो है मेलेटिन और फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, एक विष मिश्रण, ठीक है। ततैया जो होता है वो क्षारीय विष छोड़ता है और इसे काइनेस कहते हैं। और बिच्छू न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है, यह एक प्रकार का जो है प्रोटीन होता है। नेटल का पौधा जो होता है फार्मिक एसिड या हिस्टामाइन और एसिटाइल एसिटाइल कोलिन छोड़ देता है। सांप जो है यह न्यूरोटॉक्सिन और हीमोटॉक्सिन नाम के प्रोटीन नाम के जहर छोड़ता है। बर्र जो होता है एसिटाइल कोलिन और अन्य न्यूरोटॉक्सिन्स छोड़ता है। इसके अलावा मकड़ी आपको प्रोटीन आधारित विष अक्सर न्यूरोटॉक्सिन छोड़ती है। इसके अलावा जेलीफिश जो है नेमेटोसिस्टिस और द्वारा छोड़ा गया विष होता है, जटिल प्रोटीन मिश्रण होता है ये। इसके अलावा आपका केंचुआ ये कोई विष नहीं छोड़ता है, अम्लीय पदार्थ नहीं छोड़ता। यह मिट्टी में सहजीवी होता है, याद रखना, केंचुआ, याद रख लेना। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब बहुत बढ़िया ये कंटेंट है, अब आपका मन नहीं कर रहा है इसको सब्सक्राइब करने का? आप दिल से बताओ, है ना? सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा आपको? आने वाली शिफ्ट में आपके नहीं आएँगे यहाँ से एग्ज़ाम जो मैंने बताए आपको। अगर कर रहा है मन तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पता नहीं लोग वीडियो क्यों नहीं देखते हैं, लोग मुंह में माइक जो है ठूसे दे रहे हैं, वो वाले वीडियो देख रहे हो आप। टाइम पास वाले वीडियो आपको ज़्यादा चाहिए भाई। कंटेंट जो दे रहा है, मैं जितने भी क्रिएटर्स को देख रहा हूँ जो मुंह में माइक ठोस रहे हैं ना, उनके वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं। जो वास्तव में जो है कंटेंट दे रहे हैं, उनकी 2-2 3-3 घंटे लेट हो जाती है वीडियो, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में टाइम लगता है। मेरी बस मत देखो ना, जो भी इस तरह का अच्छा कंटेंट दे रहा है उनकी सबकी वीडियो देखो आप। आपको ही फ़ायदा मिलेगा। कि मुँह में माइक ठूँस दे रहा है तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला? आप मेरे को ज़रा ये बता दो। तो आप जो है रियल एनालिसिस आप देखा करो यार, जो है आपको जो एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। बाकी तो ठीक है, उनका भी वीडियो देखो, वो लोग भी मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, है ना? वो लोग भी वहाँ पर धूप में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है, धूप में खड़े रहते हैं, वो लोग भी मेहनत करते हैं, उनकी वीडियो भी देखो। लेकिन जो बहुत लंबी-लंबी अननेसेसरी वीडियो होती हैं यार, 1-1 घंटे की वीडियो, वो आपकी टाइम बर्बाद करती है, टाइम खोटी करते हैं। मैं कितने मिनट की वीडियो बना रहा हूँ अभी? अभी 12-16 मिनट की वीडियो हुई है मेरे भाई, 16 मिनट में आपको जो है 100-200 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको। ये जो बकवास कर रहा हूँ ना लास्ट की मैं अपने आप जो बोल रहा हूँ वो बकवास है वो, लेकिन तुम्हारी आँख खोलने के लिए ज़रूरी है बकवास करना, ठीक है? तो बकवास कर रहा हूँ उसके लिए जो है 2-3 मिनट मैंने खा लिए तुम्हारे। नहीं तो अभी तक पूरे वीडियो देखो कहाँ पर मैंने बकवास करी हुई है। आप जो है वो वीडियो नहीं देखते हो, आप ये सारी वीडियो नहीं देखते हो, आप ये वाली वीडियो देखो ना यार। जो भी क्रिएटर मेहनत कर रहा है उसको जो है आप क्रिएटर ही बोलूँगा मैं, और जो टीचर हम लोग एक्चुअली में जो है यूट्यूबर्स जो है क्रिएटर ही होते हैं। लेकिन जो आप वास्तव में आपको वैल्यू दे रहा है उनको कम से कम सब्सक्राइब लाइक तो आप कर ही सकते हो यार। और फ्री में ये सब पैसा ले रहे हैं लोग, पीडीएफ का पैसा ले रहे हैं मेरे भाई। आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ मैंने, उसके बाद भी नहीं देखते हो यार, तो बड़ा डिसअपॉइंट होता है मेरे को जो है, क्या बताऊँ? लेकिन फिर भी बनाऊँगा, एक बंदा भी देख रहा है ना, एक बंदा भी मुझे दिल भेज दे रहा है ना, तो मुझे मज़ा आ जाता है भाई। ठीक है? तो इस तरह कंटेंट की कद्र करिए, अपना टाइम बचाइए मेरे भाई, और इस तरह की वीडियोज़ को देखिए। और एक मैं जो है बात बता देता हूँ आपसे कि कल जो है एनालिसिस का वीडियो कल और परसों नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे जाना है बाहर, थोड़ा-सा काम है, इमरजेंसी वाला काम है, तो कल और परसों का एनालिसिस वीडियो नहीं आएगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है? लेकिन अगर 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 इसमें भी अगर है, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बना दूँगा, ये बात भी है। टाइम मिलेगा अगर तो मैं जो है 10-15 क्वेश्चन जो भी मुझे मिलेंगे, बना दूँगा। अगर आपको क्वेश्चन भेजना है तो इस नंबर पर भेज सकते हो, 7999335202, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर आपको अपने भाइयों की मदद करनी है तो। ठीक है? चलो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और स्टडी विद संजू एसडीएल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए।